चलिए, क्या हाल चाल है? ठीक है। पढ़ लिख रहे हैं ना? पढ़िए लिखिए मन से। देखिए देखिए देखिए, एकदम आंधी तूफान की तरह आते हैं। अंग्रेज है महाराज। कहाँ से वो अंग्रेज आपको दिखता है बताइए तो? एकदम वो तो शुद्ध देसी दिखता है। तो क्या पढ़ रहे थे? जहां तक हमको याद है संसदीय समिति पढ़ रहे थे। संसदीय समिति में जो आपको प्रकलन समिति है, लोक लेखा समिति है, सरकारी उपक्रम समिति है, इस सब चीज के विषय में जो है हम लोग पढ़े थे। अब वहां से आगे हम लोगों को बढ़ना है। ठीक है। पिछले क्लास में क्या बीमार पड़ी थी जी? आई है? नहीं आई है? ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं, पढ़ना प्रारंभ करते हैं। कल जो है आपका क्लास नहीं हुआ था। हुआ ये था कि 5 से 7 वाला बैच में ही जो है ना बिजली खराब हो गया था। ठीक है। और 7 सवा 7 बजे तक जाकर ठीक भी हो गया था। क्लास हो सकता था लेकिन बिट्टू सर छोड़ के चले गए थे, तो बिजली खराब होने के कारण कल आपका क्लास नहीं हुआ था। आते हैं, कंटिन्यू होते हैं। संसदीय समितियों में आगे है एक आपको विभागीय अस्थायी समिति। विभागीय अस्थायी समिति। विभागीय अस्थायी समिति। विभागीय अस्थायी समिति। देखिए, संसद के अंतर्गत 2 सदन है, लोकसभा है और राज्यसभा। विभागीय अस्थायी समितियों की कुल संख्या टोटल 24 है। 24 विभागीय अस्थायी समितियों की कुल संख्या टोटल कितना है? 24। जिसमें से 16 समिति ऐसी है जो लोकसभा के लिए काम करता है, यानी लोकसभा के अधीन है, और 8 समिति ऐसी है जो राज्यसभा के लिए काम करता है, राज्यसभा के अधीन है, राज्यसभा के अधीन है। विभागीय अस्थायी समितियों की कुल संख्या 24 है। 24 में से 16 विभागीय अस्थायी समिति लोकसभा के अंतर्गत काम करता है और 8 जो है राज्यसभा के अंतर्गत काम करता है। इसके साथ साथ जो प्रत्येक विभागीय समिति होता है, अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग समिति होता है। प्रत्येक विभागीय समिति में कुल सदस्यों की संख्या 31 होती है। प्रत्येक विभागीय समिति में कुल सदस्यों की संख्या 31 होती है, जिसमें से 21 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं और 10 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। 10 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। जो विभागीय अस्थायी समिति होता है, उस समिति में जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, उन सदस्यों में से कोई भी मंत्री नहीं हो सकता। कोई भी मंत्री विभागीय अस्थायी समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। कोई भी मंत्री विभागीय अस्थायी समिति का सदस्य नहीं हो सकता है और नहीं होता है। समझ गए? नहीं होता है। कोई भी मंत्री विभागीय अस्थायी समिति का सदस्य नहीं होता है। तो ये चीज है, इसको आप याद रखिएगा। जैसे यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, जैसे
आपको जो वित्तीय समिति है, वित्तीय समिति 3 प्रकार का है, वित्तीय समिति 3 प्रकार, उसी प्रकार से विभागीय अस्थाई समिति 24 प्रकार का। कितना प्रकार का? 24 में से 16 गो लोकसभा के लिए काम करता है, 8 गो राज्यसभा। टोटल 24 समिति में, प्रत्येक समिति में सदस्यों की संख्या 31, सदस्यों की संख्या कितनी? और 21 लोकसभा और 10। इतना बात क्लियर है? चलिए तो लिखिएगा, हेडिंग मारिएगा, विभागीय अस्थाई समिति। विभागीय अस्थाई समिति विभागीय अस्थाई समिति डैश देकर। विभागीय अस्थाई समिति की कुल संख्या 24 है। विभागीय अस्थाई समिति की कुल संख्या 24 है। कुल संख्या 24 है, 24 है। जिसमें से 16 समिति, जिसमें से 16 समिति लोकसभा के अधीन काम करता है, जिसमें से 16 समिति लोकसभा के अधीन काम करता है। तो वहीं 8 समिति राज्यसभा के अधीन काम करता है। तो वहीं 8 समिति राज्यसभा के अधीन काम करता है। नीचे से स्टार मार के, प्रत्येक विभागीय अस्थाई समितियों में, प्रत्येक विभागीय अस्थाई समितियों में प्रत्येक विभागीय अस्थाई समितियों में प्रत्येक विभागीय अस्थाई समितियों में सदस्यों की संख्या सदस्यों की संख्या 31 होती है, 31 होती है, जिसमें से 21 सदस्य लोकसभा से आते हैं, जिसमें से 21 सदस्य लोकसभा से आते हैं। जिसमें से 21 सदस्य लोकसभा से आते हैं तथा 10 सदस्य राज्यसभा से आते हैं, तथा 10 सदस्य राज्यसभा से आते हैं, तथा 10 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। नीचे से स्टार मार के अगला पॉइंट, कोई भी मंत्री किसी भी विभागीय अस्थाई समिति का सदस्य, कोई भी मंत्री किसी भी विभागीय अस्थाई समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। कोई भी मंत्री किसी भी विभागीय अस्थाई समिति का सदस्य नहीं हो सकता है।
कोई भी मंत्री किसी भी विभागीय अस्थायी समिति का सदस्य नहीं हो सकता है, फुल स्टॉप। चलिए, अब इसके बाद आगे है महिला सशक्तिकरण को लेकर समिति, महिला सशक्तिकरण को लेकर समिति। देखिए, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है जानते हैं? देखिए, ऐसा माना जाता है और ऐसा है भी, ऐसी मान्यता भी है कि भारत के भीतर समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है, महिला पिछड़ी हुई है, जिस कारण समाज में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा तरह तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। अब महिला कैसे आगे बढ़ेंगी? तो आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होता है शिक्षा। महिलाओं को शिक्षित करने के लिए सरकार के द्वारा साइकिल योजना चलाया गया, ताकि साइकिलें के बहाना आए लोग पढ़ने के लिए। फिर तरह तरह की योजनाएं महिलाओं को समाज में आगे बढ़ाने के लिए, समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए, महिला को सशक्त यानी मजबूत बनाने के लिए सरकार के द्वारा तरह तरह के कदम उठाए जाते हैं। महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती है, महिलाओं को कई तटों पर लड़ना होता है। इसको लेकर 1992 ईस्वी में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन भी किया गया है। अगर महिलाओं के साथ कुछ भी होता है तो महिलाएं राष्ट्रीय महिला आयोग जा सकती है, और आज के डेट में तो पुरुषों के साथ बहुत कुछ हो जाता है। तो जैसे महिला आयोग बनाया गया है वैसे ही पुरुष आयोग भी बनाया जाए। जैसे कि जो सहरसा का मिथुन कुमार है, बेचारा लव मैरिज शादी किया, एक तो शादीशुदा औरत से लव मैरिज शादी किया, और उसको बिहार पुलिस में नौकरी भी दिलवाया, उसमें पैसा उसा भी खर्च किया। अब बाद में वो लड़की जो है छोड़ के भाग गई, अब वो तीसरा के खोज में होगी, समझ गए। इसके बाद जो है आपको और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ कुछ ना कुछ होते रहता है, तो पुरुषों आयोग बनाया जाए ना। आप लोग को क्या दिक्कत है? आप लोग का तो शादी ब्याह हुआ नहीं है, तो कौन चीज के लिए पुरुष आयोग चाहिए? चलिए, तो अब सुनिएगा। तो महिलाओं को सशक्त यानी मजबूत बनाने के लिए, समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए महिला आयोग का गठन हुआ। महिला आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती है, उस रिपोर्ट की जांच हेतु ही महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया गया है। महिला सशक्तिकरण समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है, जिसमें से 20 सदस्य लोकसभा से आते हैं और 10 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। 20 सदस्य लोकसभा से आते हैं और 10 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। 10 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। जैसे समाज में महिला पिछड़ी हुई है, उसी प्रकार से हमारे समाज में एससी और एसटी कैटेगरी के जो लोग हैं वो पिछड़े हुए हैं। एससी यानी शेड्यूल कास्ट, एसटी यानी शेड्यूल ट्राइबल। शेड्यूल कास्ट मतलब अनुसूचित जाति, शेड्यूल ट्राइबल मतलब अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग जो पिछड़े हुए हैं, उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उन्हें संविधान में आरक्षण दिया गया है। उन लोगों के लिए अलग अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग गठित किया गया है। अनुसूचित जाति आयोग अपनी रिपोर्ट में सिफारिश करता है कि एससी वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। एसटी आयोग
एसटी वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सिफारिश करता है कि क्या किया जाना चाहिए। एससी और एसटी आयोग के द्वारा जो सिफारिश किया जाता है उस सिफारिश की जांच के लिए ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण को लेकर समिति गठित किया गया है, जिसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी समिति एससी और एसटी आयोग के रिपोर्ट की जांच करने के लिए यह संसदीय कमेटी गठित किया गया है। इस संसदीय कमेटी में भी सदस्यों की संख्या 30 होती है, जिसमें से 20 सदस्य लोकसभा से आते हैं और 10 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। तो नीचे से नोट डाउन कीजिएगा। महिला सशक्तिकरण समिति, महिला सशक्तिकरण समिति डैश देकर लिखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग राष्ट्रीय महिला आयोग राष्ट्रीय महिला आयोग राष्ट्रीय महिला आयोग के रिपोर्ट राष्ट्रीय महिला आयोग के रिपोर्ट की जांच हेतु महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया गया। महिला सशक्तिकरण कमेटी का गठन किया गया, जिसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है। फुल स्टॉप। इन 30 सदस्यों में से 20 सदस्य लोकसभा, 20 सदस्य लोकसभा और 10 सदस्य राज्यसभा से आते हैं, और 10 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। और 10 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। फुल स्टॉप। अब नीचे से आगे हेडिंग मारिएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी समिति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी समिति।
डैश देकर, हमारे समाज में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हमारे समाज में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग जो पिछड़े हुए हैं, पिछड़े हुए हैं, उनको आगे बढ़ाने हेतु अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट दिया जाता है उसकी जांच हेतु ही यह आयोग गठित हुआ है, उसकी जांच हेतु ही यह आयोग गठित हुआ है। इस आयोग में सदस्यों की संख्या इस आयोग में सदस्यों की संख्या 30 होती है। 30 होती है। जिसमें से 20 सदस्य लोकसभा से आते हैं, 20 सदस्य लोकसभा से आते हैं तथा 10 सदस्य राज्यसभा 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 से आते हैं 10 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। अब आगे सुनिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे है विशेषाधिकार समिति। विशेषाधिकार समिति विशेषाधिकार समिति देखिए, जो संसद सदस्य होते हैं, मतलब जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, उनके विशेषाधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो उनके विशेषाधिकार के उल्लंघन होने की स्थिति में उल्लंघन हुआ है या नहीं हुआ है उसकी जांच हेतु विशेषाधिकार समिति का गठन किया जाता है। और जो विशेषाधिकार समिति होता है दोनों सदनों का अलग अलग होता है। लोकसभा का अलग विशेषाधिकार समिति होता है और राज्यसभा का अलग विशेषाधिकार समिति होता है। लोकसभा के विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं
और राज्यसभा के विशेषाधिकार समिति में 10 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के विशेषाधिकार समिति में 10 सदस्य होते हैं। तो लोकसभा का विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य, राज्यसभा के विशेषाधिकार समिति में 10 सदस्य होता है। तो नीचे से लिखिएगा, विशेषाधिकार समिति संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों के हनन, संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों के हनन की जांच, संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों के हनन की जांच इस समिति के द्वारा किया जाता है। इस समिति के द्वारा किया जाता है। दोनों सदनों का अलग अलग विशेषाधिकार समिति होता है। दोनों सदनों का अलग अलग विशेषाधिकार समिति होता है। लोकसभा के विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा के विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा के विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा के विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा के विशेषाधिकार समिति में 10 सदस्य होते हैं। जबकि राज्यसभा के विशेषाधिकार समिति में 10 सदस्य होते हैं। आगे नियम समिति। नियम समिति नाम से ही स्पष्ट है, नियम कानून बनाता होगा। नियम समिति की अगर हम बात करें तो संसद के दोनों सदनों का अलग अलग नियम समिति होता है। लोकसभा का अपना अलग नियम समिति होता है, राज्यसभा का अपना अलग नियम समिति होता है। लोकसभा के नियम समिति में 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के नियम समिति में 16 सदस्य होते हैं। लोकसभा के नियम समिति का अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है और राज्यसभा के नियम समिति का अध्यक्ष राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा के नियम समिति का अध्यक्ष राज्यसभा का सभापति होता है। तो नीचे से नोट डाउन कीजिएगा, नियम समिति, नियम समिति, नियम समिति। लोकसभा और राज्यसभा लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों का, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों का, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों का अलग अलग, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों का अलग अलग नियम समिति होता है। दोनों सदनों का अलग अलग नियम समिति होता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों का अलग अलग नियम समिति होता है। फुल स्टॉप। लोकसभा के नियम समिति में 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा के नियम समिति में 15 सदस्य होते हैं। इस समिति का अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है। इस समिति का अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है। इस समिति का अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है। इस समिति का अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है। आगे
उसी में। राज्यसभा के नियम समिति में 16 सदस्य होते हैं, उसी में। हाँ, राज्यसभा के नियम समिति में 16 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के नियम समिति में 16 सदस्य होते हैं। जिसमें से राज्यसभा का सभापति इसका अध्यक्ष होता है। जिसमें से राज्यसभा का सभापति इसका अध्यक्ष होता है। जिसमें से राज्यसभा का सभापति इसका अध्यक्ष होता है। आगे, कार्य मंत्रणा समिति। कार्य मंत्रणा समिति कार्य मंत्रणा समिति, देखिए सुनिएगा। अगर हम कार्य मंत्रणा समिति की बात करें तो जो कार्य मंत्रणा समिति है, दोनों सदनों का अलग अलग कार्य मंत्रणा समिति होता है। दोनों सदनों का अलग अलग कार्य मंत्रणा समिति होता है। लोकसभा का अलग कार्य मंत्रणा समिति होता है, राज्यसभा का अलग कार्य मंत्रणा समिति होता है। लोकसभा के कार्य मंत्रणा समिति में 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के कार्य मंत्रणा समिति में 10 सदस्य होता है। लोकसभा के कार्य मंत्रणा समिति की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। राज्यसभा के कार्य मंत्रणा समिति की अध्यक्षता राज्यसभा का सभापति करता है। नीचे से लिखिएगा। इस समिति का काम क्या होता है? तो इस समिति का काम होता है, जो संसद होता है उसके दिन प्रतिदिन के काम को निर्धारित करके उसको संचालित करना। मतलब लोकसभा 15 अगस्त को क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लोकसभा 16 अगस्त को क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इसका निर्धारण करना कार्य मंत्रणा समिति का काम होता है। ठीक है, लिखिएगा। कार्य मंत्रणा समिति डैश देकर। दोनों सदनों का अलग अलग कार्य मंत्रणा समिति होता है। दोनों सदनों का अलग अलग कार्य मंत्रणा समिति होता है, जिसमें लोकसभा के कार्य मंत्रणा समिति में लोकसभा के कार्य मंत्रणा समिति में 15 सदस्य होते हैं। इस समिति की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इस समिति की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। वहीं राज्यसभा के कार्य मंत्रणा समिति में 10 सदस्य होते हैं। वहीं राज्यसभा के कार्य मंत्रणा समिति में 10 सदस्य होते हैं। वहीं राज्यसभा के कार्य मंत्रणा समिति में 10 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के कार्य मंत्रणा समिति में 10 सदस्य होते हैं। 10 सदस्य होते हैं।
इस समिति की अध्यक्षता राज्यसभा का सभापति करता है। इस समिति की अध्यक्षता राज्यसभा का सभापति करता है। चलिए, अभी तक जितनी भी समिति की चर्चा हमने आपके साथ की है सभी के सभी अस्थाई समिति है। अब नीचे से हेडिंग मारिएगा अस्थाई समिति, अस्थाई समिति। अस्थाई समिति, अस्थाई समिति, अस्थाई समिति। देखिए, सुनिएगा, अस्थाई समिति के विषय में पहले ही हम आपको बता चुके हैं। किसी विशेष कार्य के लिए अस्थाई समिति का गठन होता है। जैसे ही वो विशेष कार्य खत्म हुआ वैसे ही समिति भी खत्म हो जाए। जैसे अगर कोई विधेयक आता है, किसी भी सदन में आता है, उस विधेयक को लेकर अगर दोनों सदनों के बीच विवाद हो जाता है तो उस विधेयक की जांच हेतु प्रवर समिति का गठन किया जाता है। प्रवर समिति का गठन किया जाता है। और अगर हम प्रवर समिति की बात करें, जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर प्रवर समिति का गठन होता है तो उसे संयुक्त प्रवर समिति कहा जाता है। और संयुक्त प्रवर समिति में सदस्यों की संख्या 45 होती है, जिसमें से 30 सदस्य लोकसभा से आते हैं और 15 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। संयुक्त प्रवर समिति विधेयक की जांच करता है और फिर अपनी रिपोर्ट देता है। और जैसे ही विधेयक की जांच का रिपोर्ट दिया वैसे ही वह समिति समाप्त हो जाता है। तो संयुक्त प्रवर समिति एक अस्थाई समिति है। इसके बाद जैसे कि मान लिया जाए कोई घोटाला हुआ, जैसे कि हर्षा मेहता ने शेयर घोटाला किया, फिर मनमोहन सिंह के शासनकाल में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला हुआ। तो जो घोटाला होता है, घोटाला की जांच हेतु जो कमिटी गठित होता है उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी JPC यानी संयुक्त संसदीय समिति कहा जाता है। और संयुक्त संसदीय समिति का गठन भी किसी घोटाला का उजागर करने को लेकर होता है। और जैसे ही घोटाला का उजागर हो जाता है वैसे ही संयुक्त संसदीय समिति भी समाप्त हो जाता है। मतलब संयुक्त संसदीय समिति भी एक प्रकार का अस्थाई समिति है। तो नीचे से लिखिएगा संयुक्त प्रवर समिति। संयुक्त प्रवर समिति, अच्छा सो लीजिए आराम से, बढ़िया सोइए। संयुक्त प्रवर समिति का इतना सोते हैं वो? देखिए, नींद आने का बहुत कारण। एक नींद आने का सबसे बड़ा कारण यह है कि आप बढ़िया से पिछली रात सोए नहीं। दूसरा कारण यह है कि आपको कमजोरी है, इस वजह से नींद आ रहा है। तीसरा कारण यह है कि आपको काम करने में मजा नहीं आ रहा है, इसी वजह से नींद आ रहा है। और कारण बताएं। चलिए लिखिएगा, ग्लूकोज पिला इसको भी है। आप भी पर क्लास के बाद ग्लूकोज पी करके आइए। चलिए लिखिए संयुक्त प्रवर समिति।
किसी विधेयक की जांच हेतु किसी विधेयक की जांच हेतु संयुक्त प्रवर समिति का गठन किया जाता है। इसमें सदस्यों की संख्या अधिकतम 45 हो सकती है। इसमें सदस्यों की संख्या अधिकतम 45 हो सकती है। इसमें सदस्यों की संख्या अधिकतम 45 हो सकती है। जिसमें से 30 सदस्य लोकसभा से, और 15 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। डैश देकर किसी घोटाला की जांच हेतु सॉरी आगे हेडिंग मारिए संयुक्त संसदीय समिति। आगे हेडिंग मारिए संयुक्त संसदीय समिति। हम हेडिंग मार दिए तो हमको लगा आप लोग भी मार दिए। आगे हेडिंग मारिए संयुक्त संसदीय समिति। संयुक्त संसदीय समिति एगो लड़का क्वेश्चन पूछ रहा है, लोक लेखा समिति का वर्क कितना ईयर का होता है? प्रत्येक वर्ष वो काम करता है जी, हमेशा वो काम करते रहता है। कितने ईयर का होता है? क्वेश्चन है ना आपका, स्पष्ट है। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? कार्यकाल तो 1 साल का होता है। किसी भी कमेटी का कार्यकाल 1 साल का होता है। किसी भी कमेटी का कार्यकाल 1 साल का होता है। ठीक है। संयुक्त संसदीय समिति किसी घोटाला की जांच हेतु इस कमेटी का गठन किया जाता है। जैसे हर्षा मेहता के शेयर घोटाला, टू जी स्पेक्ट्रम घोटाला, हर्षा मेहता का शेयर घोटाला, हर्षा मेहता का शेयर घोटाला, टू जी स्पेक्ट्रम घोटाला, कोलगेट घोटाला, कोयला घोटाला, नहीं समझे तो छोड़ दीजिए ना। कोयला घोटाला इत्यादि को लेकर यह कमिटी गठित किया जा चुका है। चलिए, हो गया, काम खत्म है। ठीक है।
कुछ हो न। चलिए आइए याद कीजिए अब पहले। बहुत समिति पढ़ लिए। आइए अब बोर्ड पे आइए सीधा। है बोर्ड पे आइए, बोर्ड पे आइए। विभागीय अस्थाई समिति की कुल संख्या कितना है? लोकसभा के अधीन राज्यसभा। प्रत्येक विभागीय अस्थाई समिति में कितने सदस्य? कितने सदस्य? लोकसभा से, राज्यसभा से। कोई मंत्री विभागीय अस्थाई समिति का सदस्य हो सकता? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। महिला सशक्तिकरण समिति में कितने सदस्य? कितने सदस्य? लोकसभा से, राज्यसभा से। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी समिति में कितने सदस्य? कितने सदस्य? लोकसभा से, राज्यसभा से, राज्यसभा से। विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य? सॉरी, विशेषाधिकार समिति दोनों सदनों का अलग अलग होता है। लोकसभा के विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य? लोकसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में। नियम समिति दोनों सदन का अलग अलग होता है, होता है ना। लोकसभा के नियम समिति में कितने सदस्य? लोकसभा के नियम समिति में इसका अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष। राज्यसभा के नियम समिति में कितने सदस्य? राज्यसभा के नियम समिति में कितने सदस्य? इसका अध्यक्ष कौन होता है? आए कौन होता है? कार्य मंत्रणा समिति दोनों सदनों का अलग अलग होता है, आया ना। लोकसभा के कार्य मंत्रणा समिति में कितने सदस्य? कितने सदस्य? राज्यसभा में, राज्यसभा में। चलिए इसके बाद संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य? कितने सदस्य? लोकसभा से, राज्यसभा से, राज्यसभा से। इतना बात समझ में आया? चलिए अब एक पेज छोड़ करके हेडिंग मारिएगा आगे। सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट देखिए, ध्यान दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहिए, उच्चतम न्यायालय कहिए या सर्वोच्च न्यायालय कहिए, सब एक बात है। भारतीय संविधान का भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 124 से लेकर 147 हमें भारत के सुप्रीम कोर्ट के विषय में जानकारी प्रदान करता है। इन अनुच्छेदों में एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 यह बात कहता है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। इस अनुच्छेद के प्रावधान के तहत ही भारत के सुप्रीम कोर्ट का गठन 28 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ। सुप्रीम कोर्ट की पूर्ववर्ती संस्था संघीय न्यायालय है। जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, भारत के सुप्रीम कोर्ट की जो पूर्ववर्ती संस्था है वह संघीय न्यायालय है। और अगर हम संघीय न्यायालय की बात करें तो जो संघीय न्यायालय है, संघीय न्यायालय 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 ईस्वी में स्थापित किया गया था। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय स्थापित किया गया। और जब अंग्रेज भारत छोड़कर चला गया, देश में संविधान लागू हुआ, तो इसके बाद संघीय न्यायालय के स्थान पर ही भारत का सुप्रीम कोर्ट स्थापित 1950 ईस्वी में हुआ। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, सबसे ऊपर है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च स्थान पर सुप्रीम कोर्ट है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत जो भारतीय न्यायिक व्यवस्था है, अगर आप भारतीय न्यायिक व्यवस्था को पढ़ेंगे तो जो भारतीय न्यायिक व्यवस्था है वह त्रिस्तरीय प्रणाली वाली व्यवस्था है। त्रिस्तरीय प्रणाली वाली व्यवस्था है।
भारतीय न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च स्थान पर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है और उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट है। सबऑर्डिनेट कोर्ट है जिसमें सर्वोच्च स्थान पर भारत का सुप्रीम कोर्ट है। जब सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था 1950 ईस्वी में, तो उस समय देश की आबादी भी कम हुआ करती थी। अप्रोक्सीमेट 40-50 करोड़ के आसपास देश की आबादी हुआ करती थी। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर काम का दबाव कम था। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर काम का दबाव कम था, जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 8 निर्धारित की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर काम का दबाव बढ़ता गया, वैसे वैसे न्यायाधीशों की संख्या में इजाफा होता गया। 8 से बढ़कर 11 हुआ, 11 से 14, 14 से 18, 18 से 26, 26 से 31, 31 से 34। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की टोटल संख्या 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या में इजाफा हुआ है, यह किसने किया है? सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या में इजाफा हुआ है, यह भारत की संसद ने किया है। किसने किया है? भारत की संसद। जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट को अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में इजाफा करने का अधिकार भारत की संसद को होता है। भारत की संसद को होता है। भारत की संसद सुप्रीम कोर्ट के कार्य अधिकार शक्ति में इजाफा कर सकता है, लेकिन कमी नहीं कर सकता है। इजाफा कर सकता है, लेकिन कमी नहीं कर सकता। कमी नहीं कर सकता है। जाइए, ठीक है। तो ये चीज है। तो यहां तक चीजों को अब लिखिएगा। हेडिंग मार लीजिए, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी स्टेबल कमिटी है प्रकलन या आकलन समिति। प्रकलन या आकलन समिति। क्या हुआ? कहाँ है? कहाँ रूम है जी? कहाँ है? कौन है? आप हैं? देखिए क्या दिक्कत है जी। ठीक है, देखिए आप भी जाइएगा। है, रुकिए न जी, चले जाइएगा आप। तो कुछ बोलेगी तभी न पता चलेगा। वो अमित कुमार, सबसे बड़ी स्टेबल कमिटी है प्रकलन या आकलन समिति। स्टेबल मतलब अस्थाई पूछ रहे हैं, प्रकलन समिति या आकलन समिति। ठीक है, चलिए नीचे से लिखना प्रारंभ कीजिए। हेडिंग मार लीजिए, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, जो भी लिखना है आप लिख लीजिए, सब चीज लिख लीजिए, लिखिएगा। लिखिएगा। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत 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 अनुच्छेद 124 से 147 हमें, अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 हमें, अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 हमें, अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 हमें सुप्रीम कोर्ट के विषय में जानकारी प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट के विषय में जानकारी प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट के विषय में जानकारी प्रदान करता है। आगे अनुच्छेद 124 कहता है, आगे नीचे से लिखिएगा। अनुच्छेद 124 कहता है भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा
इस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत ही इस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत ही इस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत ही सुप्रीम कोर्ट का गठन इस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत ही सुप्रीम कोर्ट का गठन इस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत ही सुप्रीम कोर्ट का गठन 28 जनवरी 1950 को हुआ है। 28 जनवरी 1950 को हुआ है। 28 जनवरी 1950 को हुआ है। इस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत ही सुप्रीम कोर्ट का गठन 28 जनवरी 1950 को हुआ है। फुल स्टॉप। भारत के सुप्रीम कोर्ट की पूर्ववर्ती संस्था 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 संघीय न्यायालय है। संघीय न्यायालय है। संघीय न्यायालय है। संघीय न्यायालय है जिसकी स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 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 1937 ईस्वी में हुआ है। जिसकी स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में हुआ है। 1937 में हुआ है। आगे स्टार मार के अगला पॉइंट। जब 1950 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था जब 1950 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था जब 1950 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था तो उस समय न्यायाधीशों की संख्या 8 हुआ करती थी। उस समय न्यायाधीशों की संख्या 8 हुआ करती थी। जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। फुल स्टॉप। धीरे धीरे उसी में धीरे धीरे जब सुप्रीम कोर्ट में काम का दबाव बढ़ता गया धीरे धीरे जब सुप्रीम कोर्ट में काम का दबाव बढ़ता गया धीरे धीरे जब सुप्रीम कोर्ट में काम का दबाव बढ़ता गया धीरे धीरे जब सुप्रीम कोर्ट में काम का दबाव बढ़ता गया तो न्यायाधीशों की संख्या में भारत की संसद ने समय समय पर इजाफा किया समय समय पर इजाफा किया। फुल स्टॉप। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 है।
वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 है। कुल संख्या 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। आगे अगला पॉइंट, भारतीय न्यायिक व्यवस्था। अगला पॉइंट, भारतीय न्यायिक व्यवस्था। अच्छा चलिए निकलिए क्लास से, निकलिए, भागिए भागिए क्लास से। अरे भागिए, हाँ भागिए ना, जाइए बाहर जाकर के बात कीजिए, जाइए भागिए, धर्मशाला है, भागिए भागिए क्लास से। इतना जरूरी है फोन, फोन इतना जरूरी है, क्लास करने मत आइए, जाइए बतिएबे कीजिएगा बाहर जाकर के। जब यहां पर भी बतियाइए रहे हैं तो जाइए बाहर बतियाइए अपना। चलिए आगे लिखिए, भारतीय न्यायिक व्यवस्था त्रिस्तरीय। भारतीय न्यायिक व्यवस्था त्रिस्तरीय। भारतीय न्यायिक व्यवस्था त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय प्रणाली वाला व्यवस्था है। जिसमें सर्वोच्च स्थान पर, जिसमें सर्वोच्च स्थान पर, जिसमें सर्वोच्च स्थान पर भारत का सुप्रीम कोर्ट है। जिसमें सर्वोच्च स्थान पर भारत का सुप्रीम कोर्ट है। भारत का सुप्रीम कोर्ट है, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। अब आगे देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश होता है, वो मुख्य न्यायाधीश होता है, कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। बात क्लियर है? अब प्रश्न ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश होता है ना, उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति कॉलेजियम की मदद से करता है। किसकी मदद से? कॉलेजियम की मदद से। अब प्रश्न यह उठता है कि कॉलेजियम क्या होता है? कॉलेजियम एक प्रकार का संगठन होता है और कॉलेजियम में 5 गो सदस्य होता है और 5 सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश ही होता है। 5 सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश ही होता है। कॉलेजियम में जो सुप्रीम कोर्ट के ही 5 न्यायाधीश होते हैं, उनके सिफारिश पर ही अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इस बात की चर्चा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के क्लाउज 2 में। अनुच्छेद 124 का क्लाउज 2 यह कहता है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति कॉलेजियम की मदद से करते हैं। कॉलेजियम की मदद से करते हैं। तो नीचे से लिखिएगा, अनुच्छेद 124 का क्लाउज 2 अनुच्छेद 124 का क्लाउज 2 यह कहता है कि अनुच्छेद 124 का क्लाउज 2 यह कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति कोलेजियम की मदद से करते हैं। भारत के राष्ट्रपति कोलेजियम की मदद से करते हैं। कोलेजियम की मदद से करते हैं। अब अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 124 का क्लाउज 3। जो अनुच्छेद 124 का क्लाउज 3 है, यह हमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। जैसे अगर आप कुछ भी बनना चाहते हैं, जैसे कि मान लिया आप बिहार पुलिस बनना चाहते हैं तो इंटर होना चाहिए, दरोगा बनना चाहते हैं ग्रेजुएशन होना चाहिए, आईएएस बनना चाहते हैं ग्रेजुएशन होना चाहिए। फिर मान लिया जाए कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो बीटेक होना चाहिए, समझ गए, बीटेक होना चाहिए, वो भी कंप्यूटर साइंस से, तभी ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन पाइएगा। अब बीटेक कीजिएगा मैकेनिकल से या इलेक्ट्रिकल से तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थोड़े बन पाइएगा, नहीं बन पाइएगा। तो हर चीज का अपना एक क्राइटेरिया होता है। कंस्ट्रक्शन कंपनी वाला इंजीनियर बनना चाहते हैं, मतलब सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो सिविल ब्रांच से आपको पॉलिटेक्निक या बीटेक करना होगा, तब जाकर के आप बन सकते हैं। तो हर चीज के लिए अपना एक अलग अलग क्राइटेरिया होता है, अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है। तो ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, क्या योग्यता होती है, उसी विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 124 का क्लाउज 3 देता है। अनुच्छेद 124 का क्लाउज 3 देता है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता के विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 124 का क्लाउज 3 देता है। क्या कहता है अनुच्छेद 124 का क्लाउज 3? यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना चाहता है तो उसमें निम्न योग्यता होनी चाहिए। पहला, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा, कम से कम एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में, कम से कम एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर, न्यायाधीश के पद पर कम से कम एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर 5 वर्षों तक रहा हो, 5 वर्षों तक रहा हो, या कम से कम 10 वर्षों तक एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के तौर पर काम किया हो, अधिवक्ता के तौर पर काम किया हो, या राष्ट्रपति के नजर में विधि का बहुत बड़ा ज्ञाता हो, राष्ट्रपति के नजर में विधि का यानी कानून का बहुत बड़ा ज्ञाता हो, कानून का बहुत बड़ा ज्ञाता। यहां पे गौर कीजिएगा, देखिए ये जो 1 नंबर वाला बात है वो कंपलसरी है, वो रहना ही चाहिए, भारत का नागरिक रहना ही चाहिए। तथा ये जो दूसरा, तीसरा, चौथा है, ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन, तीनों में से कोई भी एक कंडीशन होना चाहिए। तीनों कंडीशन जरूरी नहीं है, बल्कि तीनों में से कोई एक कंडीशन जरूरी। बात क्लियर है? तो नीचे से लिखिए, अनुच्छेद 124 का क्लाउज 3 हमें अनुच्छेद 124 का क्लाउज 3 हमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता, अनुच्छेद 124 का क्लाउज 3 हमें, क्लाउज 3 हमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता के विषय में जानकारी प्रदान करता है। योग्यता के विषय में जानकारी प्रदान करता है, फुल स्टॉप। नीचे से न्यायाधीश बनने की निम्न योग्यता है, नीचे से न्यायाधीश बनने की निम्न योग्यता है, नीचे से न्यायाधीश बनने की निम्न योग्यता है।
न्यायाधीश बनने की निम्न योग्यता है, न्यायाधीश बनने की निम्न योग्यता है। एक नंबर में भारत का नागरिक हो, एक नंबर में भारत का नागरिक हो। दो नंबर में, दो नंबर में कम से कम 5 वर्षों तक कम से कम 5 वर्षों तक एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में, कम से कम 5 वर्षों तक एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में, कम से कम 5 वर्षों तक एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर काम किया हो, 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 या कम से कम 10 वर्षों तक, या कम से कम 10 वर्षों तक, या तीसरा नंबर में या कम से कम 10 वर्षों तक, कम से कम 10 वर्षों तक एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के तौर पर काम किया हो, अधिवक्ता के तौर पर काम किया हो, कम से कम 10 वर्षों तक एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के तौर पर काम किया हो, अधिवक्ता के तौर पर काम किया हो, काम किया हो, या चौथा नंबर में राष्ट्रपति के नजर में विधि का ज्ञाता हो, राष्ट्रपति के नजर में विधि का ज्ञाता हो, राष्ट्रपति के नजर में विधि का ज्ञाता हो। अब देखिएगा, योग्यता जान लिए, नियुक्ति जान लिए। योग्यता रखने वाले लोग नियुक्त हो जाते हैं। नियुक्त होने के बाद जैसे कि मान लिया जाए कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, सब चीज हो गया, आप सरकारी नौकरी में नियुक्त हो गए, तो नियुक्ति होने के बाद आपका वेतन शुरू हो जाता है। समझिए, आपका वेतन शुरू हो जाता है। रिटायर करते हैं तो पेंशन शुरू हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को भी वेतन और पेंशन मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन और पेंशन के विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 125 देता है। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन और पेंशन के विषय में जानकारी अनुच्छेद 125 देता है। और अनुच्छेद 125 यह कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपया, वही सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश का वेतन 2,50,000 रुपया, 2,50,000 रुपया। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण भारत की संसद के द्वारा किया जाता है। नियुक्ति के बाद किसी भी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन में कमी नहीं होती है, लेकिन एक खास स्थिति है, वित्तीय आपात की स्थिति। जब देश के भीतर आर्थिक संकट पैदा हो जाता है, यानी वित्तीय आपात लागू हो जाता है, तब न्यायाधीशों के वेतन में कटौती किया जा सकता है। नहीं तो किसी भी सिचुएशन में न्यायाधीशों के वेतन में किसी भी प्रकार का कोई कटौती नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन, भत्ता और पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता, भारत की संचित निधि से दिया जाता है। नीचे से लिखिएगा। अनुच्छेद 125 हमें अनुच्छेद 125 हमें
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के अनुच्छेद 125 हमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ता और पेंशन, अनुच्छेद 125 हमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ता और पेंशन की जानकारी प्रदान करता है। नीचे स्टार मार के, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ता पेंशन, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ता पेंशन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ता पेंशन भारत की संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ता पेंशन भारत की संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है, भारत की संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। उसी में निर्धारित वेतन नियुक्ति, निर्धारित वेतन में उसी लाइन में निर्धारित वेतन में नियुक्ति के बाद कमी नहीं की जा सकती है। निर्धारित वेतन में नियुक्ति के बाद कमी नहीं की जा सकती है। निर्धारित वेतन में नियुक्ति के बाद कमी नहीं की जा सकती है, लेकिन वित्तीय आपात के दौरान वेतन में कमी की जा सकती है। लेकिन वित्तीय आपात के दौरान वेतन में कमी की जा सकती है। लेकिन वित्तीय आपात के दौरान वेतन में कमी की जा सकती है। लेकिन वित्तीय आपात के दौरान वेतन में कमी की जा सकती है। फुल स्टॉप। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपया, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपया, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपया, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपया, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपया तथा अन्य न्यायाधीश को 2,50,000 रुपया तथा अन्य न्यायाधीश को 2,50,000 रुपया तथा अन्य न्यायाधीश को 2,50,000 रुपया वेतन के तौर पर दिया जाता है। 2,50,000 रुपया वेतन के तौर पर दिया जाता है। 2,50,000 रुपया वेतन के तौर पर दिया जाता है। फुल स्टॉप। आगे अगला स्टार मार के, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन भत्ता पेंशन, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन भत्ता पेंशन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन भत्ता पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। 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 फुल स्टॉप। बात क्लियर है? आइए अब याद कीजिए पहले। चलिए आइएगा बोर्ड पे।
बोर्ड पे ये इधर उधर मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के विषय में जानकारी भारतीय संविधान का कौन भाग देता? भाग कौन अनुच्छेद से कौन अनुच्छेद? 124 से 100। कौन अनुच्छेद कहता भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा? कौन अनुच्छेद कहता है? भारत के सुप्रीम कोर्ट की पूर्ववर्ती संस्था कौन है? कौन है? भारत के सुप्रीम कोर्ट की पूर्ववर्ती संस्था कौन है? संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई है? संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई है? 1900। और सुप्रीम कोर्ट का जब गठन हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में इजाफा कौन करता है? इजाफा कौन करता है? भारतीय न्यायिक प्रणाली कितना स्तरीय है? कितना स्तरीय है? सर्वोच्च स्थान पर, सर्वोच्च स्थान पर। उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट। समझ गए? आगे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। किसकी मदद से? कोलेजियम। किसकी मदद से? किसकी मदद से? किस अनुच्छेद के तहत? 124 का क्लाउज। 124 का क्लाउज। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। किसकी मदद से? किस अनुच्छेद के तहत? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद देता? योग्यता के विषय में जानकारी। चलिए, क्या क्या योग्यता है? कौन कंडीशन कंपलसरी है? उसके अलावा इन तीनों में से कोई एक। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ता पेंशन के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद देता? कौन अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 125। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कितना वेतन? कितना वेतन? अन्य न्यायाधीश को। चलिए, इसके बाद आगे बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन भत्ता पेंशन कौन निधि से मिलता है? भारत के। क्या उसके वेतन में नियुक्ति के बाद कटौती हो सकती है? नहीं ना हो सकती है। वित्तीय आपात के दौरान? हाँ या ना? वित्तीय आपात के अलावा अन्य किसी भी स्थिति में नहीं ना होगा। बात क्लियर है? चलिए, चलिए, जाना शुरू कर दिया है। ठीक है, आज की सभा यही समाप्त होती है। हमको निकलने दीजिए, फिर आप लोग निकल जाइएगा। धन्यवाद। ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोग को धन्यवाद।